हाय, मेरा नाम नेहा है और आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मैं मेरे मायके में रहती थी, उस टाइम मेरे पिताजी अगरबत्ती का बिज़नेस किया करते थे। पिताजी घर में ही इन सबको बनवाते थे, वह ठीक इनको ऑर्डर पर सेल करते थे। पिताजी अक्सर ख़रीदारी के लिए 2 या 3 दिन में छत्तीसगढ़ से रायपुर ज़िले में जाया करते थे। इसी तरह एक रात उनको बहुत देर हो गई, यूँ मानिए उनकी ट्रेन छूट गई। उस वक्त वो दूसरी ट्रेन से आए जो कि रात को 12 बजे की थी। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश वो ट्रेन भी 2 घंटे लेट हुई, जिसकी वजह से पिताजी 2 घंटे और लेट हो गए। सबसे बड़ी बात, हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर रेलवे ट्रैक है और रेलवे बिजली का ऑफिस भी है। उस दिन रात करीब 10 या 11 बजे किसी लड़के की आवाज़ आ रही थी, मानो जैसे दर्द में चीख रहा हो। उसकी आवाज़ को हमने तकरीबन 2 या 3 बार सुना। ये आवाज़ बिजली ऑफिस की तरफ से आ रही थी। एक बार को तो हमको ऐसा लगा कि शायद कोई लड़का होगा जो कि पटरी पर चलते चलते ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। हम चुपचाप सो गए क्योंकि पिताजी ने कॉल करके बताया था कि उन्होंने माल को ट्रांसपोर्ट में डलवा दिया है और उनको आने में देर लगेगी। बाकी मैंने आपको पिताजी के बारे में पहले ही बता दिया। हालांकि पिताजी जब ट्रेन से उतरे तो उन्होंने सोचा कि अगर सड़क से गया तो ज़्यादा दूर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पटरी पर आने का फ़ैसला किया, क्योंकि पटरी से हमारे घर का रास्ता 5 मिनट का है। जैसे ही पिताजी पटरी आ रहे थे, जैसे ही वह बिजली ऑफिस के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक 18 से 19 साल का लड़का सामने खड़ा हुआ था। एक बार तो उनको लगा कि शायद कोई चोर होगा। उसे देखकर पिताजी डर भी रहे थे, क्योंकि उनके पास 10 या 15 किलो सामान था। उनको डर था कि कहीं ये लड़का छीन ना ले और साथ ही कहीं मारपीट ना करे। सही मायने में बताऊं तो टाइम और जगह ऐसी थी कि चिल्लाने के बाद भी कोई आने वाला नहीं था। खैर, पिताजी ने अपने चलने की स्पीड तेज की। वह ठीक उस लड़के से आगे निकल गए, लेकिन उस लड़के ने पिताजी को आवाज़ दी, कहने लगा, अंकल जी सुनो ना, अंकल जी मेरी बात सुनो। पिताजी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। उसने फिर कहा कि अंकल जी मेरी बात सुनिए, एक बार प्लीज़ इधर आइए ना। दोबारा पिताजी ने इग्नोर किया। वह इतना डर गए कि डर के मारे अपना सामान वहीं छोड़कर दौड़ते हुए भागकर घर आ गए। उनको देखकर हमें बड़ा अजीब सा लगा। वह एकदम पसीने पसीने हो चुके थे। उन्होंने घर पर आकर ये सारी बात बताई। इसके बाद भैया, मेरे चाचू, साथ में पिताजी तीनों मिलकर वापस वहीं गए और वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि सामान तो वहीं पड़ा था, लेकिन वो लड़का कहीं नज़र नहीं आया। घर वालों ने सोचा कि हमें उस लड़के से क्या लेना देना, अच्छा यही है कि कम से कम शायद वह चोर नहीं था। उन्होंने चुपचाप सामान उठाया और घर वापस आ गए। लेकिन दोस्तों, उसके अगले दिन बहुत ही शोर होने लगा कि बिजली ऑफिस के पास जो ट्रेन ट्रांसफॉर्मर था, वहां पर उस लड़के की लाश मिली। शायद उसको मार दिया गया। जब पुलिस वालों ने 2 लड़कों को पकड़ा तो उन्होंने बताया कि हमने 9:30 बजे उसे यहाँ बुलाकर और 10-11 बजे के लगभग उसे मार दिया। और दोस्तों, ठीक उसी वक्त हमने भी उस लड़के की आवाज़ सुनी थी। शायद वह उस वक्त जिंदा था। चाकू मारने की वजह से दर्द से उसने आवाज़ लगाई थी। वह मात्र 11वीं क्लास के बच्चे थे। हो सकता है मरने के बाद उस लड़के ने शायद पहली बार मेरे पिताजी को देखा, या आप यूँ कह सकते हैं कि लड़के की आत्मा ने उस वक्त उनसे मदद के लिए पिताजी को कहा, मगर पिताजी तो खुद ही डर गए। उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि यह किस्सा अभी कुछ ही घंटों पहले का है। दोस्तों, शुक्र है पिताजी को उस दिन के बाद से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, मेरे फूफा ससुर की डेथ हो गई थी। और आपको बता दूं कि हम सब सरदार हैं, हम सब प्रकाश के लिए गुरुद्वारे जाते हैं, वो भी सुबह के 3:30 बजे। उस दिन हमें बिल्कुल मालूम नहीं था कि हमारे घर की घड़ी खराब हो गई है। उस घड़ी में सुबह के 3:44 हो रहे थे। साथ ही हमने इतना दिमाग नहीं लगाया कि मोबाइल में भी टाइम देख लें। हमने कुछ भी नहीं देखा और जल्दी ही नहा धोकर घर से निकल गए। उस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड और एक मेरी छोटी सी बच्ची 8 महीने की, हम तीनों बाइक से निकल गए। वैसे तो हम रोज़ 3:30 बजे ही घर से निकलते थे। हमें उस वक्त कुछ लोग नज़र आते थे जो कि गुरु घर की सेवा करते थे। कई लोग तो रास्ते में पैदल भी चलते थे, जिन्होंने घोड़े और गाय भैंस रखे थे। वो अक्सर अपने जानवरों को बाहर खूंटे से बांध देते थे। लेकिन दोस्तों, उस दिन कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अजीब सी खामोशी थी सड़क पर। मैंने अपने हस्बैंड को कहा
कि क्या बात है, आज कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, आज बहुत ज़्यादा सुनसान नहीं लग रहा। हस्बैंड ने कहा कि सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन कुछ ही दूर आने के बाद हमारी गाड़ी रुक गई, अचानक से बंद हो गई। तभी उन्होंने कहा कि मासी घर पर होगी, मैं मौसी जी की गाड़ी लेकर आता हूँ, हम उसमें चलेंगे। दोस्तों, हमारी मासी सास का घर रास्ते में ही पड़ता था। उस वक्त वो घर में अकेली थी, क्योंकि मेरे ससुराल में सभी आर्मी में हैं, उनके बाप बेटे सभी, इनमें से कुछ न्यूजीलैंड में हैं और कुछ स्पेन में, और 5-6 फैमिली आउट ऑफ कंट्री इंडिया से बाहर भी है। हमने पहले मासी जी को कॉल किया और बताया कि हमारी गाड़ी बंद हो गई है। मासी ने एक ही सवाल किया कि तुम लोग इस टाइम कहाँ निकले थे। हस्बैंड ने कहा कि हम तो गुरुद्वारे के लिए निकले हैं। खैर, जब हम उनके घर पहुँचे तो मासी गेट खोलकर खड़ी थी। हम जैसे ही उनके आगे तक पहुँचे तो उन्होंने एकदम से पूछा कि कोई इमरजेंसी है क्या। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि शायद मासी गाड़ी की बात कर रही है। यही सोचकर उन्होंने हाँ जी बोला और मासी ने अपनी गाड़ी की चाबी दे दी। ठीक जब मासी जी ने अपनी गाड़ी की चाबी दे दी तो हमने अपनी बाइक वहीं पर छोड़ दी और हम ठीक उनकी गाड़ी लेकर निकल गए। थोड़ी दूर जाने पर आगे एक चौराहा आया। हमने जैसे ही वह चौराहा पार किया तो 2-3 मिनट बाद ऐसा लगा जैसे गाड़ी किसी बड़ी चीज़ से टकराई हो। मेरे हस्बैंड ने तुरंत गाड़ी रोक दी। हम दोनों ने उतरकर पूरा देखा। गाड़ी के चारों ओर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हम ठीक वहाँ से जल्दी से निकले। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बेटी को लेकर गाड़ी में पीछे बैठ जाती हूँ। मैं ठीक पीछे की सीट पर बैठ गई, लेकिन दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, थोड़ी ही देर बाद मुझे तालियों की आवाज़ सुनाई दी, जो कि मेरे ही सामने से आ रही थी। हालांकि मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। तालियों की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे किन्नर और हिजड़ों की होती है। लेकिन सबसे बड़े ताज्जुब की बात तो यह है कि वो आवाज़ मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं आई। मैंने ठीक इस बात को नज़रअंदाज किया, सोचा शायद वो वहम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, उन तालियों के बाद किसी ने मेरा पैर पकड़कर सरकाया। एक बार को तो ऐसा लगा कि शायद मैंने बच्ची को पकड़ा है, तो हो सकता है कि गाड़ी की जंपिंग हो। मैंने फिर से अपना पैर उसी जगह पर रखा जहां पहले रखा था, पर उसी वक्त मेरा पैर किसी ने अच्छे से पकड़ा और जोर से नीचे की ओर सरकाया। मैंने तुरंत एक हाथ देखा, जो सिर्फ एक हाथ था, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने तुरंत हस्बैंड को गाड़ी रोकने के लिए कहा। कहने लगे कि अब क्या हुआ, पर यह बात मैंने उनको नहीं बताई। मैंने उनसे कहा कि गाड़ी की लाइट ऑन करो, और उन्होंने तुरंत ही लाइट ऑन कर दी और गाड़ी चलाने लगे। हम चल ही रहे थे कि तभी मैंने बगल के दरवाजे की ओर देखा। यकीन मानिए, मेरी सांसें रुकी सी जा रही थी। डर के मारे मुंह से आवाज़ नहीं आई। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं इनको बोलकर गाड़ी रुकवा सकूं। मैंने देखा कि कोई आदमी अपने दोनों पैरों को घसीटता हुआ सड़क पर चल रहा है और उसका आधा हिस्सा गाड़ी के ऊपर था, पर उसका चेहरा नहीं दिखा। एक तरह से मानो कि वह गाड़ी से लटकता हुआ दरवाजे को पकड़कर चल रहा था। बहुत ही खतरनाक मंजर था। उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था, वह सिर्फ कमर तक ही दिखाई दे रहा था। वह लगातार ऐसा का ऐसा लटका रहा और उसके पैर नीचे सड़क पर घसीटते जा रहे थे, और ठीक इसकी आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। उस वक्त मेरे पास एक छोटी सी बच्ची थी। मुझे उसकी फिक्र होने लगी। डर भी बहुत लग रहा था। यह ख्याल आ रहा था कि कहीं बच्ची को खींच कर ना ले। मैंने कहीं सुना था कि छोटे बच्चों पर ये चीज़ें जल्दी अटैक करती है। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो बस मस्ती में गाड़ी चलाए जा रहे थे। वह साया एकदम गायब हो चुका था। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी तो मैंने उनसे कहा कि सुनो, कि एक बार आप ये बोलो कि जो भी हमारे साथ आया है यहीं से वापस चला जाए। वो तो शुक्र था कि मेरे हस्बैंड समझ गए कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर आने से रोका और खुद पहले निकले। उस वक्त उन्होंने उनके हाथ में किरपान ली। उन्होंने उसे हाथ में पकड़कर गाड़ी के पूरे चक्कर लगाए और कुछ बोलते गए। तब जाकर उन्होंने गुरुद्वारे का गेट खोला, क्योंकि पाठ भी तो करना था। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने की घड़ी देखकर वो एकदम चौंक गए। उस वक्त रात के 2:38 हो रहे थे। इसका मतलब यह था कि जब हम लोग घर से निकले थे तब रात के 1 या 1:30 ही बजे थे। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो अचानक से हैरान हो गए
वो जल्दी से बाहर आए और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर ले गए। मैंने गुरुजी के सामने बैठकर उनको सारी बात बताई। पर हैरानी की बात तो यह थी कि उनको इस बात का पता ही नहीं था। उन्होंने ना ही कोई आवाज़ सुनी थी और ना ही कुछ देखा था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पूरे रास्ते में कुछ भी महसूस नहीं किया। शायद हो सकता है कि उनके पास कृपान थी। अंदर पाठ चल रहा था। पाठ करते करते वो गुरुजी ने कहा कि कहते हैं ना कि जब कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता तो उसके साथ भी कभी बुरा नहीं होता। शायद दोस्तों उस दिन हम गुरु घर के नाम से निकले थे और यही एक वजह थी कि गुरु नानक जी ने हम पर अपनी कृपा बरसाई। उस रात हमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, इन सब हादसों से मैंने सीख ली कि अकेले दीवार पर लगी घड़ी पर ही भरोसा ना करें। और भी बहुत सी चीज़ें होती है, अपने मोबाइल का पूरा इस्तेमाल करें। खैर, हम तो हड़बड़ी में निकले थे, लेकिन कभी भी हो मोबाइल पर एक बार टाइम ज़रूर देखना चाहिए। हो सकता है आपको शायद इस बात पर यकीन ना है, लेकिन जिसकी परेशानी होती है वही इन चीज़ों को जान पाता है। सच कहूँ तो मैंने उस दिन जो भी झेला, मैं चाहती हूँ कि कभी भी रात को आप इस चीज़ को ना झेलें। बस आप अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।